तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मल्टीबैगर सीरीज आप सभी लोग इस सीरीज में ज्वाइन हो चुके होंगे, मुझे पता है, उसका लाभ भी ले रहे होंगे। मुझे पता है 60 दिन का मल्टीबैगर सीरीज हम लोग लेकर आ रहे हैं नॉन स्टॉप, जहां पर हम लोग 60 मल्टीबैगर सीरीज के बारे में, स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है कहां कहां, जिसको आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए, जिससे कि आप लोग एक नोट्स बढ़िया बना सकें ना। पहले हम लोगों ने कहा 1 रुपए से 10 रुपए, फिर कहा 10 रुपए से 20 रुपए, फिर कहा 20 रुपए से 40 रुपए, फिर कहा इसे 50 कर लीजिए, फिर 50 रुपए से 100 रुपए, फिर 100 रुपए से 200 रुपए, फिर 200 रुपए से ऊपर की मिड कैप कंपनी जो सबसे चर्चित है, जिसके बारे में मार्केट में कहा जा रहा है कि भैया ये नेक्स्ट मल्टीबैगर बनेगी, या मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इसका हाइप क्रिएट हो रहा है। तो इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जियो फिनांस, तो मैंने उसके बारे में चर्चा कर रखी है। आप कह रहे हैं IRFC, आप कह रहे हैं रिलायंस ज्वेलरी, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मल्टीबैगर सीरीज का ये सबसे बेस्ट सीरीज होने वाली है जो अब तक आपने किसी भी जगह पर देखा या सुना या समझा होगा। एक एक कंपनी का फंडामेंटल्स को हम लोग बेहतर तरीके से रिसर्च करेंगे, जिससे कि आप डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सके और बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट्स मिल सके। सबसे पहले बात करें तो आज हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला है। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने कहा कि मार्केट में जो उसका करंट प्राइस होना चाहिए वो 40 रुपए से कम होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5 से ज्यादा होनी चाहिए। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 रुपए या 5 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। डिविडेंड लगभग लगभग उनको कमिटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि डिविडेंड अगर आपको कमिटमेंट हो जाता है तो इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये समझ आ जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि तभी वो डिविडेंड लेकर के ऑफर कर रही है। और अगर डिविडेंड कह रही है तो कंपनी अपने स्टॉक होल्डर्स को भी बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से देख रही है, समझदारी भरी निगाहों से, राइट। डेट टू इक्विटी 1 या 1 से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर डेट टू इक्विटी तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ये भी कहूंगा कि कंपनी डेट है या डेट फ्री है, या फिर उसके पास एसेट्स और लायबिलिटीज का कैलकुलेशन कितना है, इसको समझ करके पिक्चर को बिल्कुल क्लियर किया जाता है, डिसीजंस लेने में आपको मदद करता है। तो ओवरऑल हम लोगों ने यह चीज डिस्कस कर लिया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आएगा, प्रमोटर होल्डिंग्स जो है ना ऑलमोस्ट 50%, 50% से ज्यादा की होनी चाहिए। और अगर किसी वजह से 50% से कम है तो उसका आपके पास एक सॉलिड रीजन, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि क्यों प्रमोटर होल्डिंग्स जो है कम है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर प्लेस किया गया है तो रीजन क्या है, क्या उसके बाद प्रमोटर्स अपनी उस कंपनी में सीरियस है कि नहीं, अपने उस स्टॉक, अपनी इक्विटी को छुड़ाने के लिए वो सीरियस है या नहीं। इन सारे पिक्चर्स को हम लोग क्लियर करेंगे। और आज जिस स्टॉक्स की बात करेंगे, बेहतर तरीके से मार्केट में इसके बारे में बातचीत चल रही है और ये कंपनी अट्रैक्ट कर रही है हमको और आपको इस बारे में चर्चा करने के लिए, इस विषय पर बात करने के लिए। तो चलिए मैं आपका ध्यान मैं आगे की ओर खींचता हूँ और बताता हूँ कि इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, 35 रुपीज। तो मतलब करंट प्राइस आपके पास 35 है। इसका जो माइडिया हाई बना हुआ है वो 41 रुपीज बना हुआ है, जो इसका लो बना हुआ है वो 21% बना हुआ है। ROC, ROE और बुक वैल्यू ये बिल्कुल फिट फाट है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। साथ ही साथ एक बात और मैं बता देता हूँ, आप लोग फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, इसके बीच में ना परसेंटेज निकालना, देखो ये अलग कैलकुलेशन है ना, ये एक अलग कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में आप लोगों को मैं जो सिखाता हूँ ना, आप लोग उसको समझिए। सबसे पहले आप कहिए धंधा, कि भैया इस कंपनी का मॉड्यूल क्या है, कंपनी का धंधा कैसा है। फिर उससे पूछिए बंदा, कि भैया कंपनी का बंदा कैसा है, फाउंडर कैसे हैं ना, प्रमोटर्स कैसे हैं, जो फाउंडर से काम करने की जिद है वो क्या है, उनका मिशन विजन क्या है ना। तो पहले धंधे पे बात कर लीजिए, मॉड्यूल अच्छा है कि नहीं, मार्केट फिट है कि नहीं। दूसरा बंदा कैसा है, प्रमोटर्स कैसे हैं, ठीक ठाक है। और तीसरा उनकी बुक्स को खंगाल लीजिए, मतलब उनके रिजल्ट को खंगाल लीजिए, उनकी किताबों को खंगाल लीजिए और उनके बुक्स में जाइए और देखिए कि भैया सेल्स क्या करते हैं और प्रॉफिट क्या है ना, XYZ, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने ये देख लिया कि आज जो हम लोगों ने पहले स्टॉक्स उठाया है, आज जिस स्टॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर होगी, तो उसके बारे में पक्ष बिल्कुल क्लियर रख रहे हैं और आप लोगों को एजुकेशन के पर्पज से पूरी तरीके से हम लोग आपका ध्यान खींच रहे हैं। तो बात करते हैं करंट प्राइस, तो 35 रुपीज ठीक ठाक काम कर रही है, अपने हाई पर है। तो जाहिर सी बात अपने हाई पर है, तो यहाँ से एक माइंडसेट और पैदा होता है कि क्या यहाँ से करेक्शन ले लेगा, क्या यहाँ से एंट्री करना ठीक है या नहीं, या फिर हम हमें वेट अवेटेड हो ले। देखो यार, इस तरीके से बहुत सारे मिथ हैं
ओवर वैल्यूड की बात कर लेते हैं, फेस वैल्यू बुक वैल्यू निकाल के। तो देखो ओवर वैल्यूड की बात करें तो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ कंपनी जो ओवर वैल्यूड शुरू से रही है और आज भी एकदम मस्त काम कर रही है, व्यस्त काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है। तो ये तो कोई सीरियस बात हुई नहीं भाई। मैंने आपको सारी चीजें क्लियरली क्रिस्टल क्लियर बता दिया। एक चीज अब यहाँ पे और उपस्थित हो जाती है ओवर वैल्यूड के बाद कि क्या यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पे। तो भैया टाटा मोटर्स यू हैव अ ग्रेट एग्जांपल, आपके पास एक बड़ा एग्जांपल है टाटा मोटर्स। मैंने आपको फेसबुक पेज पे बताया कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, फ्लाइट के लिए तैयार है। उसके बाद जो वो उड़ान भर रही है आप देख ही रहे हैं। क्या उसके पास अपर सर्किट नहीं है, क्या उसके पास एक हाई टारगेट नहीं है, उसने सारे अपने हाइस को तोड़ता हुआ है, न्यू हाइस पे ही चल रहा है। तो मेरे भाई इसी तरह से आप लोग ना कंपनी के ना धंधे को समझिए, कंपनी के बंदे को समझिए कौन चला रहा है, और उनके बुक्स को देखिए और बेहतर तरीके से ना फंडामेंटल्स पर रिसर्च करिए ना। क्लियर हो गया? बाकी दूसरे के फंडामेंटल पर रहने दीजिए, अपना फंडामेंटल अच्छा करिए। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं कि कंपनी किस किस इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी जानी कैसे जाती है, कंपनी पहचानी कैसे जाती है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी ना कोल सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी कहां पे काम कर रही है? कोल सेक्टर में काम कर रही है। कंपनी ने सिंथेटिक रबर बना रही है, सिंथेटिक रबर को प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी फर्टिलाइजर्स बना रही है। कंपनी एग्रो फूड्स बना रही है और कॉमोडिटीज मार्केट में भी है। कॉमोडिटीज मार्केट का मतलब क्या होता है? खाने पीने से जुड़ी हुई चीजों को बनाना। ठीक है, जैसे आटा चावल दाल, ये सारी चीजें आप देखते हैं ना कॉमोडिटीज मार्केट में आता है। सिल्वर गोल्ड, ये सारी चीजें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, यूज में डाले रोजमर्रा, वो आपके कॉमोडिटीज मार्केट में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बना रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे आप वेस्लिन वगैरह में देखते हैं ना, पेंट्स वगैरह में देखते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहने के लिए तो इसका मार्केट कैप छोटा है, कहने के लिए इसका बुक वैल्यू प्राइस वैल्यू छोटी है, कहने के लिए इसका जो अभी ट्रेड प्राइस है वो 30-40 रुपीज के भीतर है। तो कंपनी का जो जरा डाइवर्सिफिकेशन देखिए, कंपनी का काम करने के देखिए कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है। तो भाई साहब कोल में भी काम कर रही है, सिंथेटिक रबर बना रही है, फर्टिलाइजेशन में भी काम कर रही है ना, एग्रो फूड्स में भी काम कर रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बना रही है। साथ ही साथ अभी अगर आप लोगों ने मैराथन सीरीज मल्टीवेगर की आज से ज्वाइन किया ना, तो इससे पहले मैंने एक 72 कंपनी के बारे में डिस्कशन किया था ना, एग्रीकल्चर की कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइए, जिससे मुझे चर्चा में ये बात पता चले कि आप हमारे एक सीरियस स्टूडेंट हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, जिससे हमें भी ये बात को मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया कंपनी के लिए। अब कंपनी का एक्सपेंशन भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए कि देखो भैया एग्रो में भी काम कर रही है, कॉमोडिटीज मार्केट में भी काम कर रही है, कोल में भी काम कर रही है, रबर्स भी बना रही है। तो ओवरऑल इसने अपना डाइवर्सिफिकेशन, अपने कंपनी को बेहतर तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। अब इसका हम थोड़ा चार्ट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो चार्ट्स में ना अगर हम पीछे पूरे ईयर में देखें ना, तो एक बैंड फ्रेम में पूरे समय घूमती रही, मतलब 24 रुपीज से लेकर 26 रुपीज के अंदर, मतलब बहुत छोटा सा फिगर देखिए। 24 रुपीज, मतलब अगर हम लोग मान लें, अगर रफली रफली मान लेना, तो 23 रुपीज से लेकर 26 रुपीज के भीतर ये दिन भर घूमती रही, हमेशा घूमती रही, साल भर तक घूमती रही। अचानक से देखिए कि जनवरी 2024 में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट एकदम रॉकेट की तरफ पॉजिटिव हो गई, और इसने जो चीज एक साल में वो 2 रुपए के बैंड फ्रेम में घूम रही थी, अचानक से 26 रुपए से 36 रुपए 38 रुपए का इसने कवर कर लिया रेंज ना। और अब मैंने अपने हाई को टच करने के लिए तैयार है। अब ये नेक्स्ट मल्टीबैगर है या नहीं, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये सारी चीजें एक रिसर्च का मुद्दा है। तो आज हम लोग सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल को रिसर्च करेंगे। टारगेट प्राइस क्या हो सकती है, इसके लिए अगर आप लोग सोचे तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आप लोगों को अलग अलग इसे हर एक कंपनी का टारगेट्स के लिए भी वीडियोस बना दूंगा। मुझे कोई 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 समस्या नहीं है आप लोगों के द्वारा कही गई बात को आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आप प्लीज कहिए ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर मैं जो है तेलंगाना का हूँ, या कुछ मेरे से कहते हैं कि मैं साउथ का हूँ, कुछ हमसे कहते हैं, तो कहते हैं कि वी आर जस्ट यूजिंग मोस्ट ऑफ द टर्म्स इन हिंदी मीडियम, तो थोड़ा इंग्लिश में भी बोलें। नो डाउट आई एक्सेप्ट योर ना सजेशंस, मैंने आपका सजेशन एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं लगातार कोशिश करूंगा कि एक हिंदी इंग्लिश का मिला हुआ वर्जन आप तक समझाऊं। कुछ लोगों ने हम लोगों को हर एक एंगल पर सुझाव दिए, वो सारे सुझाव को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और आप तक पहुंचाता हूँ। तो इस वक्त आप देखिए कि एकदम रॉकेट की तरह जनवरी 2024 में मार्केट को एक 10-12 रुपए का एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अब भाई थोड़ा इनके परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जब भी परफॉर्मेंस से बात आती है तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें सिखा रखी हैं, आई होप आप लोग को याद होगा। मैंने कहा था भैया तुम कमाते कितना हो, ठीक है ना,
फिर उसके बाद भैया तुम खर्चा कितना करते हो, फिर उसके बाद भैया तुम बचत कितना करते हो, फिर उसके बाद और तुम इन्वेस्टमेंट और कहाँ करते हो। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि भैया अपना विजन भी बता दो कि भैया अगला विजन तुम्हारा क्या है ना। ये 5 चीजें कैलकुलेट करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, और जब ये सारी चीजें आ जाए तो इसको मैं कहता हूं बुक प्रॉफिट। ये मेरा लास्ट का कंक्लूजन होता है। इतना क्वेश्चन आपको किसी भी कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च करते समय पूछना है। पहले ढूंढते समय में मैंने पूछा धंधा पूछो, बंदा पूछो, बुक पूछो कहाँ है। फिर मैंने यहाँ पे कहा कि भैया कमाते कितना, खर्चा क्या है, बचत क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, विजन क्या है, अगला क्या है, और क्या करने वाले हो अपने पोर्टफोलियो में, अपने एसक्यूज को और कैसे बढ़ाने वाले हो, प्रमोटर होल्डिंग्स में आपकी कमजोरी कैसे है, ये क्वेश्चन पूछना शुरू करिए। फिर उसके बाद बुक्स में जाइए, उनके प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो चलो भैया यहाँ पे हम बुक्स करते हैं, बुक्स को थोड़ा खंगालते हैं। तो सेल्स अगर हम लोग देखें 2020 में तो 52, फिर उसके बाद 20 में 94 95, फिर उसके बाद 2021 में जून में हम देख रहे हैं 184, फिर उसके बाद जून के बाद यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 268 करोड़ में आ गया। फिर अगर वहीं पर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो मार्च 2023 में देखें तो 204 करोड़ आ गया, और दिसंबर 2023 में ऑलमोस्ट 200 करोड़ पर है। इसका मतलब सेल्स ठीक ठाक की है। सेल्स के एवज में हम एक्सपेंसेस थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा पॉइंट्स में प्लस है, यहाँ ठीक कवर किए, यहाँ ठीक कवर किए, यहाँ ठीक कवर किए, बाकी ओवरऑल हर जगह ठीक कवर किए। यहाँ पर थोड़ा सा और एक बार पॉइंट्स में ही करेक्शन लिया इन्होंने, तो मेरा बैलेंस में बहुत बढ़िया लेकर चले हैं। यहाँ थोड़ा सा आपने देखा कि इन्होंने खर्च ज्यादा कर दिया अपने सेल्स के कंपैरिजन देन, फिर उसके बाद ओवरऑल ठीक लेकर के चल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपने देखा कि ऐसा कर दिया इन्होंने, तो क्यों किया उसके पीछे का रीजन अभी आगे हो सकता है डिस्कशन थोड़ा क्लियर हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम सारे एक्सपेंसेस को ध्यान में देते हुए लास्ट में अगर नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो नेट प्रॉफिट अगर हम क्वार्टरली समझे तो इन्होंने कहा 7 करोड़, फिर इन्होंने 2020-21 के दिसंबर में 9 करोड़, तो उसके बाद माइनस बुक किया। माइनस क्यों किया अभी आगे चल करके देख लेंगे भाई। 2020-22 में आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने माइनस अपने बुक्स में दिखाया। फिर उसके बाद यहां से देखिए दिसंबर 2000 यहाँ पर मार्च आ जाता है, और मार्च में उन्होंने अपने कंपनी में फिर से प्रॉफिट दिखाया है, और दिसंबर 2023 में फिर से इन्होंने आपको अपने बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाया है। बहुत छोटा ही प्रॉफिट है, पॉइंट्स में ही है, लेकिन प्रॉफिट है। चलो मान के चलते हैं कि कंपनी जो है ब्रेक इवन पे रही, कभी इन्होंने प्रॉफिट दिया कभी, लेकिन एक बार इन्होंने 2 बार लमसम माइनस में भी दिया, लेकिन जल्दी ही रिकवर कर गए। तो परफॉर्मेंस वाइज हम इसको ठीक कहेंगे, चार्ट वाइज ठीक कहेंगे। कंपनी का काम करने का क्या तरीका है इसको भी हम लोगों ने देख ही लिया है, वहां पे भी बहुत अच्छा है। तो अभी धंधा देख लिया, अभी बंदे को आगे देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग में, शेयर होल्डिंग्स में और रिजल्ट्स में। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया हम लोगों ने इसे चुना क्यों है। तो देखो चुनने के लिए जो कॉन्स है ना वो लगातार यहाँ पे मैंने हाईलाइट तो कर दिया है, लेकिन बहुत सीरियस कॉन्स नहीं है। क्यों सीरियस कॉन्स नहीं है? क्योंकि कंपैरिजन देन अगर हम लोग उतार और चढ़ाव की बात करें तो कुछ ट्रेजेक्टरी पाथ पर चलते समय ना कुछ चीजें उतार चढ़ाव में आती हैं जिसको थोड़ा काउंट करना पड़ता है। कुछ जगह पर सीरियस काउंट होता है, कुछ जगह पर काउंटर है लेकिन नेग्लिजिबल है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीचर का धर्म था, तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें समझा दी, बता दी। यहाँ पे क्रॉस की बात करते हैं कि कंपनी की अच्छाइयां क्या है। तो कंपनी ने आपको आरओई जो है ना वो अच्छा रिटर्न 3 साल के अंदर देने के लिए कहा है कि भैया 38-40% का जो है हम आपको 3 साल के अंदर आरओई देंगे। कंपनी ने अपने सेल्स ग्रोथ में जो है ना वो बेहतर रिजल्ट दिया, 17-18% का इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिया है। तो यहाँ पे अब इन्होंने डिविडेंड की बात नहीं करी है, लेकिन इनका अगर आप जाकर के वेबसाइट पे गो थ्रू करेंगे, इनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो इन्होंने डिविडेंड को लेकर के बिल्कुल क्लियर शॉट कहा है कि ये डिविडेंड देंगे। डिविडेंड के लिए कंपनी ने भी बता रखा है। अगर हम यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो कंपनी का कैपिटलाइजेशन जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना वो थोड़ा कैपिटलाइजेशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना माइट बी का मतलब लगभग लगभग ठीक है ना। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, मतलब अदर इनकम से भी इनके पास इंक्लूड हुआ है। तो देखो यार अगर आप लोग ना बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस के धर्म को समझते हैं, तो ये जरूर जानते होंगे कि एक काम को करने के लिए ना इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी मैन पावर, ये सारी चीजों को सही तरीके से चलाने के लिए ना अगर कहीं से भी थोड़ा उतार चढ़ाव आता है ना तो कंपनी अदर सोर्सेस से भी पैसा लेती है या अदर सोर्सेस से भी कमाई करती है। जिसको मैंने क्या कहा था पीछे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो। देखो कंपनी अपना प्रॉफिट तो ला ही रही है, लेकिन क्या उसने मनी मैनेजमेंट को भी समझा है, क्या उसने अपने पैसे को भी काम पे लगाया है कि नहीं लगाया है। इसीलिए मैंने वो आपको गुरु मंत्र दिया था। तो यहाँ पर ये वही चीज साबित होती है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी डिक्रीज हुई है,
थोड़ी डिक्रीज हुई है 6% के हिसाब से। 6% जो है ना मार्केट में इनका क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि क्या सर होर्डिंग्स जो है ना प्रमोटर्स की अगर कम होती है तो क्या वहां डरने का विषय नहीं माय डियर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 10-10, 5-5, 1-1, 2-2% ही प्रमोटर होल्डिंग हो गई है, लेकिन फिर भी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बड़ी है और आपको हमको रिटर्न बहुत बड़ा मिल रहा है। ये सारी चीजें जो सबसे पहले लाइन बोला था ना, धंधा बंदा और रिजल्ट, फिर यहाँ पर देखा क्या कमाया, क्या खर्च, क्या प्रॉफिट, ऐसे काम करना है। अगर मान लो किसी वजह से प्रमोटर होल्डिंग्स में कमी आई है तो उसके फैक्टर्स को समझ लो मेरे भाई, कि वो क्यों प्लेज किया गया है, उसको छुड़ाने के लिए कंपनी की क्या थॉट ऑफ प्रोसेस है, उनका मिशन विजन क्या उसको मैच करती है कि नहीं। अगर प्रमोटर्स ने अपनी चीजों को बेचा है तो उसके बाद वो विदेश यात्रा पे घूमने तो नहीं निकल गए भाई, फैक्टर्स को चेक कर लो ना। ना तो अभी आगे चल करके हम लोग इस फैक्टर्स को चेक कर लेंगे, वहां पे आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूँ, जो कि आप सबको पता है कि मैं कहीं ना कहीं आपको काउंट करके दे देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना CHANDRA, चंद्रा, ठीक है ना, पहला नाम मैंने आप लोग को दे दिया यहाँ पे चंद्रा। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए कि मैं किस कंपनी के बारे में बातचीत कर रहा हूँ ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जोड़ने के काम आएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स में अगर हम लोग बात करें, वो कहते हैं ना कि बेटे ने कितना पढ़ा वो तो डेटा ही बताएगा ना। बेटे ने कितना मेहनत किया वो क्या बताएगा, डेटा ही बताएगा। बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं बोल सकता ना। तो चलो डेटा पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो सेल्स एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओपीएम, अदर इनकम, इंटरेस्टेड, डिप्रेशिएशन, टैक्सेस, ये सारी चीजें काट पीट के घर क्या ले गए उसको देखते हैं। ठीक है, 2012 में 1 करोड़, 2013 में 2 करोड़, फिर उसके बाद एक जगह माइनस कर दिए 2018 में, ठीक। फिर उसके बाद लगातार प्रॉफिट में 2022 में बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट किया, 22 करोड़ 20 करोड़ का किया। टीटीएम का मतलब होता है टोटल 12 मंथ या ट्रेलिंग 12 मंथ। तो यहाँ पर 3 करोड़ का फिर इन्होंने प्रॉफिट दिया। इसका मतलब इन्होंने ईयर ऑन ईयर ना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर पूरा काम किया, एक जगह माइनस लिया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें ना तो इन्होंने 0-0 पे भी स्टैंड किया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट्स पे भी रहे। लेकिन ओवरऑल इन्होंने अपने फिनांस को ना बड़ी मजबूती से समझदारी से चलाया और आपको हमको लगातार प्रॉफिट्स अपने पोर्टफोलियो में अपने बुक्स में दिखाया। तो ये हमको आपको मोटिवेट करता है ना। मैंने आपको हमेशा से कहा कि बेटा ने कितना मेहनत किया वो डेटा ही बताएगा। डेटा आपके सामने क्लियर हो गया। इसका गुरु मंत्र मैंने पीछे दे रखा था, खर्चा कमाई, ये सारी चीजों का आपको डायरी में नोट कर लेना चाहिए। चलिए भैया इसके थोड़ा ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो ग्रोथ में अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़िया काम कर रही थी लास्ट 3 ईयर से। लेकिन अगर हम टीटीएम की बात करें, इस साल के टोटल 12 मंथ्स की बात करें तो नाउ देयर इज 6%। कोई बात नहीं, ये वही कंपनी है जो 3 साल में आपको 83% भी दे रही थी, ये वही कंपनी है जो इस साल आपको 6% दे रही है। तो देखो होता क्या है कि ये तो इक्विटी का गेम है, 100 रुपए में 6 रुपए कह रही है। तो जब ये 100 रुपए में 6 रुपए दे रही है, तो जब ये 1 लाख का काम करेगी तो आपको पता है इसी परसेंटेज से आप भी ग्रो कर जाएंगे ना। तो सीएजीआर वैल्यू इन्होंने ठीक दिया हुआ। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। अगर किसी भी स्टूडेंट को ना इस सीरीज में मल्टीबैगर की जो सीरीज चल रही है उसमें ना सीएजीआर, आरओई, आरओसीई ना, इक्विटी और इस तरीके से इबिटा, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओटीएम, टीटीएम ना, ऐसे बहुत सारे शब्द सुनाई देते हैं ना। तो आप लोग को अगर कहीं समस्या आती है, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड मान लीजिए हो सकता है कि मेरे जितने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है उनका बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है, तो अगर कहीं समस्या आती है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपको पूरी पूरी सीरीज लेकर आएंगे उन सारे टर्मिनोलॉजीज की जो कि स्टॉक मार्केट में यूज होता है। अगर आपको लगता है कि उस पर एक सीरीज बननी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह बताइए और मैं टीचर का धर्म निभा लेता हूँ और हमारे दोनों के रिलेशन बेहतर हो जाते हैं और हम लोग एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अगर हम कंपाउंडली प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी आप इस टीटीएम में देखिए -61% का आपको रहा है माइनस ना। अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो सीजीआर में लगातार इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन इसी एक साल के अंदर अगर हम बात करें तो अभी इस एक साल में देखो इन्होंने क्या किया ना, डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़े पैमाने पर किया है। जैसे पहले हम कोल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे ना, तो कोल इंडस्ट्री से जुड़े हुए सब्जेक्ट में अगर हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करते तो वहां पर हमारा एडवांटेज अलग होता। लेकिन
इन्होंने अपने सेक्टर ही मूव किया। तो जैसे पेट्रोलियम सेक्टर्स में आना ना, ऐसे करके जब हम अलग अलग सेक्टर्स में ही इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को ना, तो वहां पे हमारा बर्न, हमारा कैपिटल ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो इसकी वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो कंपनी फंडामेंटली बेहतर काम कर रही है, जो अब तक आपने समझा देखा होगा। लेकिन ये पिक्चर क्रिस्टल क्लियर कर देगा कंपनी का विजन और क्रिस्टल क्लियर कर देगा कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स पर। इज इट फाइन? और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मल्टीबैगर सीरीज में सारे शेयर्स पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस पे टारगेट्स पे भी बात हो कि उनके शेयर प्राइस का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो उस पे भी मैं आप लोगों को एक सीरियस डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी को पिक कर रहे हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स देख रहे हैं और उसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑन द नेक्स्ट टारगेट ना, लाइक दैट। तो अगर आपको लगता है कि इस सीरीज को और बेहतर बना देनी चाहिए तो आप लोग नो डाउट, और अगर लगता है कि एकदम हैंड होल्डिंग होते हुए मेरे को इस दुनिया का बादशाह बनना है, इसमें करियर स्टैब्लिश करना है, इसको बेहतर तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, सीखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करिए और हमसे बातचीत करिए कि आप इसको कैसे सीख सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी ने लगातार अच्छा दे रखा है, तो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ पे और सीएजीआर पर। क्यों? क्योंकि कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है तो धीरे धीरे करके आप इसमें भी अपना ग्रोथ देखते हैं। अगर कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत है तो ये सब चीजें अपने आप से मजबूत हो जाती है, राइट। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पर कौन लोग संभाल रखा है कंपनी को। तो भैया यहाँ पर ऐसा हो रहा है जिससे पहले वाला, जैसे पहले हमने आपको एक स्टॉक मार्केट में बताया मल्टीबैगर का, उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जहां पर सिर्फ दो लोग कंपनी को चला रहे हैं, एक प्रमोटर चला रहा है और दूसरा पब्लिक चला रहा है। ऐसा अभी अभी हम लोगों ने कौन सा और स्टॉक डिस्कस किया था, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आप अपना धर्म निभाइए जिससे मुझे भी लगे कि आप एक जिज्ञासु स्टूडेंट की तरह सीरियस होकर के शुरू से लेकर अंत तक सारी चीजों को पढ़ रहे हैं ना। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे पहले मैंने कौन सा नाम आपको दिया था। हाँ, नाम हिंट में क्या दिया था। प्रमोटर देखिए 63% पर 2020-21 में, फिर 2020-22 में 63 से 58 पे होते हैं, जहां पे आपने देखा था ना 0.6% का, सॉरी -6% का हमने माइनस देखा था ना। डाइवर्सन पीरियड भी, डाइवर्सिफिकेशन पीरियड भी उनका वही था, ठीक है ना। आप जाकर के इसको मनी कंट्रोल पर अलग अलग वेबसाइट्स पर सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सबको आपके लिए आसान बनाकर आपके सामने लाकर रख दिया। अगर आप चाहें तो आर्टिकल्स जाकर के इनके पढ़ सकते हैं, प्रेस रिलीज आप इनके पढ़ सकते हैं। 2020-23 में फिर इन्होंने 54% कर दिया और लगातार आज भी 54% पे बने हुए हैं। तो इसका मतलब हमने पिक ही किया है कि 50% से ऊपर अगर शेयर होल्डर्स में प्रमोटर्स की अपनी होल्डिंग है तो इसका मतलब कंपनी रिच है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स, दे आर सीरियस टू ऑपरेटिंग द एक सक्सेसफुल कंपनी, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें पब्लिक साहब की, तो पब्लिक साहब ने 36% से लगातार अपना रुझान 2021 तक बना के रखा था, फिर अचानक से 41% पर आए और 2022 तक 46% पर रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि फिर से 46% पर रहे। इसका मतलब यह है कि इन दोनों लोगों ने मिलकर यही कंपनी को संभाला है। जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है, ये दो लोग तो हैं, और तीन ही लोग तो होते हैं कि किसी भी चीज को हिला देने के लिए। अगर स्टॉक मार्केट में बात करें तो एफआईआई साहब, डीआईआई साहब और रिटेलर साहब। इसमें एफआईआई साहब है नहीं, डीआईआई साहब है नहीं, हम और आप है। ये कंपनी के प्रमोटर्स और पब्लिक दोनों लोग मिलकर के इस कंपनी को सक्सेसफुली रन करा रहे हैं। और इनके ऊपर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, हिंट देते हैं, प्रभु, ईश्वर। अब ये नहीं कि आप इसमें बुद्धि लगाने लग जाए, कुछ नया बताने जा रहे हैं। PRABHU, प्रभु। चलो भैया मुझे बताओ, इससे पहले मैंने नाम क्या बोला था, चंद्र। यहां पे मैंने कहा इनके ऊपर भी एक है जो इनको चला रहा है, वो है प्रभु। तो चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड, चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक। ये आपके स्टॉक्स का ये वाला नाम है जो कि आपको 40 रुपीज से अंडर में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी लोगों को ये केस स्टडीज कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ना। साथ ही साथ अगर इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सभी लोग इसमें अपना पोजीशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ये भी मुझे बताइए ना। आपका डिसीजन क्या है, इसको फंडामेंटली रिसर्च करने के बाद आपका डिसीजन क्या कहता है, ये मुझे नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने पैसे का ख्याल रख रहे हो, अपने ख्याल का सबसे ज्यादा ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
साइनिंग आउट।